हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। यह मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली अब तक मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हूँ जिनके पास संसाधन का अभाव रहा है, यानी जो किसी अच्छे राइटर की महंगी बुक अफोर्ड नहीं कर सकते और किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ मैं जुड़ी हूँ जिनके अंदर संसाधन का अभाव तो है, पर मेहनत करने का जो जुनून है, जो जज्बा है, उसे देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ही मेरी इंस्पिरेशन है। उनके अंदर जो कुछ कर गुजरने की चाहत है, उससे मैं इतनी मोटिवेट होती हूँ कि मुझे लगता है मुझे भी इनके लिए थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मुझे हमेशा अपनी मेहनत में ही कमी नज़र आती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और उनके इन्हीं मेहनत की बदौलत वह सक्सेस को अचीव करते हैं और मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने स्टूडेंट्स पर। मैं बहुत ही साधारण टीचर हूँ, पर मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग हैं। मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वह स्टूडेंट ओरिएंटेड। मैं अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की हर रिक्वायरमेंट मैं फुलफ़िल कर सकूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और मेरे स्टूडेंट्स के पास समय का अभाव है, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम अपने परिवार के भरण पोषण में चला जाता है और करियर बनाने के लिए, किसी कंपटीशन को फेस करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम होते हैं। पर उस कम टाइम को वह इस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं कि सक्सेस मिल ही जाती है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने स्टूडेंट्स पर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के ज़रिए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो संसाधन के अभाव में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर मैं थोड़ा भी कुछ कर पाऊँ तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज जो मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वह बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर न्यूट्रिशन। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संजू कुमारी। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल फील्ड। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर न्यूट्रिशन। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, कहते किसको है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। वैसे फोटोसिंथेसिस की हम डिफरेंट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड 2 थ्योरीज है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। यह दोनों थ्योरी भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम लोग डिफरेंट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में मेनली हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिटेल में स्टडी करेंगे विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। न्यूट्रिशन कहते किसको है। यह सजीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं जिससे उनका जीवन चलता है, जिससे वो सरवाइव करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे फूड में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण कोई जीव सरवाइव कर पाता है। तो वो है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे भोजन में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और जिस न्यूट्रिएंट की हमारे भोजन में कम मात्रा में आवश्यकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें जीव अपने लिए भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसमें पौधे एवं एल्गी आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर किसी न किसी रूप में आश्रित रहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज
photoautotropic nutrition, and number 2 is chemoautotropic nutrition. फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में न करके बल्कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स की उपस्थिति में करते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एंड नंबर 2 इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो कि फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। एंड नंबर 3 इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 4 इज सिम्बायोसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टडी हम लोग डिफरेंट वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, a series of processes by which an organism prepares its own food from simple inorganic materials collected from the environment is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और यह प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। और किस प्रकार से होती है? यह सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के कलेक्शन के द्वारा। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हैं? CO2 प्लस H2O है जो कि वातावरण से प्राप्त कर लिए जाते हैं और इन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण किया जाता है जो कि ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज ऑटोट्रॉफ्स के लिए भोजन है। ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो जीव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होती है सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो जीव अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फर्दर autotrophs is classified into 2 types on the basis of source of energy utilized. इस प्रकार से हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स 2 प्रकार के हो गए, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले हम फोटोऑटोट्रॉफ्स की स्टडी करेंगे, देन कीमोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक देयर फूड। फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि यह अपने भोजन निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश को यूज करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होती है जिसके कारण यह फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करके अपने फूड का निर्माण यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उसके लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। फोटोसिंथेसिस को हम एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए CO2 प्लस H2O एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में यह रिएक्शन होती है। तो बनती क्या है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है प्लस H2O बनते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट कर दिए जाते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसलिए लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे। अब हम देखेंगे ये CO2 हमें कहाँ से मिल रही है। ये CO2 हमें वातावरण से मिल रही है और जल जो है वह जल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यहाँ जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि जाइलम टिश्यू के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करके पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिए जा रहे हैं, है ना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि CO2 इस प्लांट को एनवायरनमेंट में से प्राप्त हो रही है। यह CO2 लीफ के अंदर कैसे एंटर करती है? यह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा लीफ के अंदर एंटर करती है। तो डिफ्यूजन क्या है?
Diffusion is a process in which substances moves from higher concentration area to lower concentration area। तो हम क्या जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है CO2 की वह वातावरण में ज्यादा है, तो वातावरण से यह कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी। तो कम कॉन्सेंट्रेशन किधर है? लीफ की ओर। तो लीफ की ओर यह मूव कर जाती है और यह लीफ में एंटर कैसे करती है? लीफ में दो लेयर होती है, तो अपर लेयर पर अपर एपिडर्मिस पाई जाती है एंड लोअर लेवल पर लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो इसी एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। सिंगुलर को स्टोमा कहते हैं, प्लूरल को स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2 वातावरण से लीफ में एंटर करती है। Two theories have been put forward to explain the mechanism of opening and closing of stomata. Number one is sugar concentration theory and number two is potassium ion concentration theory। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर वन सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी क्या कहती है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज enhances the osmotic pressure in the guard cells। हम क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो यह जो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो इससे गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाती है। And next point is water from neighboring cells enters the guard cells to reduce the osmotic pressure by means of endosmosis, and as a result the guard cells become turgid। Turgid guard cells help in widening of stomatal aperture। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जैसे ही ग्लूकोज के फॉर्मेशन से गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाती है, तो नेबरिंग सेल्स की जो वाटर होती है वह एंडोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा गार्ड सेल्स में एंटर करती है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो सके। और इसके फलस्वरूप क्या होती है कि गार्ड सेल्स जैसे स्टोमेटा है, तो गार्ड सेल्स में जैसे ही वाटर एंटर करती है तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है यानी फूल जाती है, और जो स्टोमेटल अपर्चर है, जो ओपनिंग है, वह वाइडन हो जाती है यानी स्टोमाटा खुल जाती है पूरी तरह से। और जब स्टोमाटा खुलती है तो CO2 अंदर आ जाती है। तो यह हो गई स्टोमाटा के खुलने की बात, ओपनिंग की बात। अब आते हैं कि स्टोमाटा क्लोज कैसे होती है सुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे ही एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर गार्ड सेल से बाहर की ओर मूव करेगी, तो गार्ड सेल्स इस तरह से फ्लैसिड हो जाएगी, यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग जो है वह बिल्कुल इस तरह से क्लोज हो जाएगी और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी। फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इज कॉज ऑफ स्टोमेटल क्लोजिंग। ओके, एंड अनदर थ्योरी इज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। यह थ्योरी क्या कहती है? एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल्स। हम क्या जानते हैं कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान गार्ड सेल्स में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो कि इसमें हाई एनर्जी की ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड होती है। दिस एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटीपी facilitates the entry of potassium ion from the neighboring cells into guard cells। गार्ड सेल्स में नेबरिंग सेल से लगातार पोटेशियम आयन एंटर करते रहती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है, यानी कि इस तरह से गार्ड सेल्स फूल जाती है। और इसी टर्जिडिटी के कारण स्टोमेटल अपर्चर जो है वह वाइडन हो जाती है और स्टोमाटा खुल जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स वाइडन्स द स्टोमेटल अपर्चर, है ना। इसी गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के कारण स्टोमेटल अपर्चर वाइडन हो गई यानी चौड़ी हो गई और स्टोमाटा इस तरह से खुल गई। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के बढ़ जाने के कारण ही स्टोमेटल अपर्चर वाइडन हो जाती है और स्टोमाटा खुल जाती है। लेकिन रात में क्या होती है? इसकी रिवर्स होती है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो उस समय क्या होती है ना कि
गार्ड सेल से नेबरिंग सेल्स में पोटेशियम आयन मूव कर जाती है। ध्यान से समझिए आप मेरी बात को कि नाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, जिसके कारण एटीपी नहीं बन रहे हैं और यह एटीपी जो फैसिलिटेट कर रहा था पोटेशियम आयन को एंटर करने में गार्ड सेल्स में, यह अब वह काम नहीं करेगा और एटीपी नहीं बनने के कारण अब क्या हो रही है कि गार्ड सेल से पोटेशियम आयन नेबरिंग सेल्स की ओर मूव कर रहे हैं। इस तरह से पोटेशियम आयन डिक्रीज कर जाने के कारण गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती है, इस प्रकार से, है ना, और स्टोमेटल अपर्चर जो है वह बिल्कुल नैरो हो जाती है और स्टोमाटा क्लोज हो जाती है। फ्लैसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स क्लोजेस द स्टोमेटल अपर्चर। ओके, यह क्लोज्ड स्टोमाटा एंड यह है ओपन स्टोमाटा। और हमने देखा कि किस तरह से यह क्लोज एंड ओपन हो रही है। हमने दो थ्योरी की स्टडी की। पहली थ्योरी थी शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी एंड दूसरी थ्योरी थी पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। यह दोनों थ्योरी से हमने देखा कि किस प्रकार से स्टोमाटा क्लोज हो रही है या ओपन हो रही है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें हमने देखा कि फोटोट्रॉप्स वह जीव होते हैं जो अपने लिए स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी आते हैं, दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। फिर हमने फोटोसिंथेसिस भी जान लिया कि फोटोसिंथेसिस पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है और हमने देखा कि किस प्रकार से दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी CO2 एंड H2O ने मिलकर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण किया, दैट इज ग्लूकोज, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हुई, ऑक्सीजन भी लिबरेट हुई और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बने। ठीक है, फिर हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से CO2 एंटर करी स्टोमाटा में और स्टोमाटा किस प्रकार से बंद हो रही है और खुल रही है। इससे रिलेटेड दो थ्योरी हमने देखे, शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब हम लोग जानेंगे कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स, the organisms that produce their food by utilizing energy from chemical reaction and not by sunlight are called कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमोऑटोट्रॉप्स वैसे जीव हैं जो अपने भोजन के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश को यूज नहीं करते, बल्कि वह केमिकल रिएक्शन से डिराइव एनर्जी को यूज करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स। कीमो मीन्स होता है केमिकल, ऑटो मीन्स स्वयं एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, भोजन। यानी वैसे जीव जो अपने भोजन के संश्लेषण के लिए केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश का उपयोग नहीं करते, वैसे जीव को कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉप्स, इसमें टाइप देखेंगे और उसके बाद एनर्जी सोर्सेज देखेंगे कि फूड सिंथेसिस के लिए एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है। नंबर 1 इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एटसेट्रा। और यह किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से केमिकल एनर्जी से अपने फूड का सिंथेसिस करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट एंड फर्दर नाइट्राइट टू नाइट्रेट। इसको इस इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। यह है अमोनियम आयन, NH4 प्लस इस अमोनियम आयन, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और यह नाइट्राइट में बदल जाती है, प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 4 प्रोटॉन बनते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी का उपयोग करके वह क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह नाइट्राइट जो है या फर्दर, यह नाइट्राइट इसकी ऑक्सीडेशन होती है और यह नाइट्रेट में बदल जाते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का उपयोग करके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। नंबर 2 इज सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। यह गर्म जल के झरनों में पाई जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं थायोबैसिलस, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एटसेट्रा। यह किस प्रकार से एनर्जी डिराइव करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। यह क्या करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन के बाद सल्फर की फॉर्मेशन करती है और कुछ एनर्जी डिराइव होते हैं। इसी एनर्जी से यह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी ऑक्सीडेशन होती है
तो यह सल्फर में बदल जाते हैं। वाटर की भी फॉर्मेशन होती है और एनर्जी डिराइव होती है। फिर इस सल्फर की फर्दर वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, प्लस कुछ एनर्जी भी निकलती है और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एंड नंबर थर्ड इज आयरन बैक्टीरिया और इसके एग्जाम्पल है गैलियोनेला, लैप्टोथ्रिक्स एटसेट्रा। इसके एनर्जी सोर्सेज क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस कंपाउंड टू फेरिक कंपाउंड। क्या करती है? फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में चेंज कर देती है और इससे जो एनर्जी निकलती है उससे अपने भोजन का निर्माण करती है। इस रिएक्शन में देखते हैं 2FeHCO3 जिसे हम कहते हैं फेरस हाइड्रोजन कार्बोनेट, जल के प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और यह क्या बनाती है? फेरिक हाइड्रोक्साइड 2FeOH2 जिसे हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करती है और कुछ एनर्जी निकलती है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फेरस फॉर्म जो है यह फेरिक फॉर्म में चेंज हो जा रही है और इससे जो एनर्जी निकलती है उसे भोजन के निर्माण में यूज की जाती है। तो यह थे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। हम लोगों ने फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स दोनों की स्टडी कर ली है। इसके साथ ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की स्टडी समाप्त हो गई है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।